हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड हिंदी ऑनलाइन कोर्स में। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वाक्य विचार। हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्य विचार। क्या होता है वाक्य, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं और किस प्रकार से हम वाक्यों को समझ सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी इस टॉपिक में। तो पहले बात कर लेते हैं परिभाषा के बारे में। क्या होती है वाक्य की परिभाषा? देखिए, भाषा जिसको हम प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, भाव और विचार की अभिव्यक्ति है। जब भी कोई भाषा बोली जाती है तो उसके द्वारा हम अपने भाव या अपने विचारों की अभिव्यक्ति दर्शाते हैं। और भाषा की सबसे मुख्य इकाई वाक्य होती है। किसी भी भाषा को सार्थक बनाने के लिए एक वाक्य की आवश्यकता होती ही होती है। तो वाक्य हमारा पहला तो सार्थक शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए। यदि हम परिभाषा की बात करें तो सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे वक्ता वक्ता होता है बोलने वाला, वक्ता के कथन को संपूर्ण रूप से व्यक्त करने की क्षमता हो, व्यक्त करने की क्षमता हो, वह क्या कहलाएगा? एक वाक्य कहलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दो तरह के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। वाक्य के अंतर्गत हम सार्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे। वो एक समूह होगा और उसके द्वारा जो भी वाक्य बोला गया है, वक्ता के द्वारा जो कथन जो वाक्य बोला गया है, उसका संपूर्ण रूप से जो व्यक्त करने की क्षमता है वो उस के अंतर्गत आपकी होनी चाहिए। यदि हम बात करें कामता प्रसाद गुरु जो प्रसिद्ध व्याकरणिक हुए हैं, तो उन्होंने वाक्य की परिभाषा दी है कि एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। तो कोई भी जो वाक्य होता है उससे उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, ये वाक्य की परिभाषा होती है। दूसरा ये कि वाक्य जो होता है वह भाषा की मुख्य इकाई होता है। भाषा, कोई भी भाषा हो, वो वाक्यों से मिलकर बनती है। तो भाषा की मुख्य इकाई क्या है? वाक्य। हम मुख्य इकाई की बात कर रहे हैं, ना कि सबसे छोटी इकाई की। क्लियर है? सबसे छोटी इकाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुख्य इकाई। तो भाषा की जो मुख्य इकाई होती है वह क्या होती है? वाक्य। ये तो थी परिभाषा। अब बात करते हैं वाक्य के तत्व। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के मुख्यतः 6 तत्व बताए गए हैं। कितने? 6 तत्व वाक्य के यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं उनको एक नज़र देख लेते हो और एक एक करके सबके बारे में हम यहीं पर समझते हुए चलेंगे। पहला है आपका सार्थकता। जो भी वाक्य होगा उसमें जो भी आपके शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो सार्थक होंगे। ये वाक्य का प्रमुख तत्व है। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा। यदि हम वाक्य के अंतर्गत सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो क्या होगा? वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएगा। तो हम इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि सार्थकता क्या होती है? वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। यदि सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता तो वाक्य की जो भाव अभिव्यक्ति होती है वह संभव नहीं हो पाती। तो वाक्य का प्रमुख तत्व है सार्थकता। क्लियर? दूसरा जो तत्व है वो है आपका पदक्रम। दूसरे तत्व की बात करें तो वो होता है आपका पदक्रम। ये क्या है? वाक्य में जो सार्थक शब्द होते हैं उन पदों का एक निश्चित क्रम होना बड़ा आवश्यक है। यदि उसमें निश्चित क्रम नहीं होगा तो क्या वह वाक्य नहीं बन पाएगा या फिर वो अपना निश्चित अर्थ नहीं दे पाएगा। तो जितने भी शब्द आप प्रयोग करते हैं वाक्य के अंतर्गत तो उनमें एक पदक्रम होना जरूरी है। तीसरा आपका होता है योग्यता। वाक्य में जो भी शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं वो इतना योग्य होना चाहिए कि वह उस
वाक्य के अंतर्गत प्रयोग होकर अपने अर्थ को स्पष्ट कर सके, उसे कहते हैं योग्यता। फोर्थ जो वाक्य का तत्व होता है उसको बोलते हैं आकांक्षा या इच्छा। आपका जो भी वाक्य है उस वाक्य के द्वारा जो श्रोता है, श्रोता बोलते हैं सुनने वाला, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अर्थात ये कि वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसके बाद श्रोता को वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए, जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो जाए, या वाक्य अपने आप में पूरा हो, उसका आशय समझने के लिए अन्य किसी वाक्य पर वह निर्भर ना हो। पांचवा जो तत्व होता है वह होता है आसक्ति। कौन सा होता है? आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है निकटता या समीपता। जो भी वाक्य लिखा जाए या बोला जाए वह समीप समीप होना चाहिए। मतलब आपने एक शब्द लिखा राम और उसके बाद दूसरा आपने बहुत दूर जाकर के लिख दिया, तो इस प्रकार के इन दो शब्द आपने लिखे, इनके अंतर्गत यदि निकटता नहीं है तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनको बोलने में आपको अतिरिक्त समय लगता है। और नंबर 6 आपका है अन्वय। ये महत्वपूर्ण है और पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है। अन्वय क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है मेल या सामंजस्य। तो वाक्य के अंतर्गत व्याकरणिक दृष्टि से लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इत्यादि का क्रिया के साथ सामंजस्य सही होना चाहिए। अर्थात ये कि जो भी वाक्य आपका लिखा गया हो वो लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के अनुसार लिखा गया हो, उसका सामंजस्य क्रिया के साथ वही तालमेल हो जो कि आपका होता है। जैसे कि हम एक वाक्य की बात करें तो सबसे पहले हिंदी के अंतर्गत सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद कर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद क्या? उसके बाद आपका क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसी स्वरूप में और उसके अंतर्गत जो भी कर्ता या कारक चिन्ह प्रयोग किए गए हैं उनका आपस में सामंजस्य। तो व्याकरणिक दृष्टि से लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इत्यादि का क्रिया के साथ सामंजस्य होना बहुत अनिवार्य है। तो उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है आपका, एक प्रकार से उसको हम अन्वय कहते हैं। ये थे वाक्य के मुख्य तत्व। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग, वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, कितने अंग? 2 अंग होते हैं, जबकि तत्व कितने थे? 6 तत्व। 2 अंग होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं ये अंग। परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने अंग होते हैं और कौन कौन से हैं। जो वाक्य का पहला अंग होता है उसे कहते हैं हम उद्देश्य। वो क्या होता है? उद्देश्य। वाक्य का पहला अंग होता है उद्देश्य। क्लियर है? पढ़ते हैं कि उद्देश्य किसे कहा जाता है। तो वाक्य के अंतर्गत जिसके विषय में कुछ कहा गया, जिसके विषय में कुछ कहा गया है, और वो कौन होता है? वह होता है कर्ता। उद्देश्य जो वाक्य के अंतर्गत होगा जिसके विषय में कुछ भी कहा जाए, अर्थात क्रिया का कर्ता ही क्या होता है? आपका उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बारे में ही सारी बातें कही जाती हैं और जो भी क्रियाएं होती हैं, क्रिया का कर्ता कौन होता है? वो उद्देश्य ही होता है। परंतु यदि उद्देश्य के साथ साथ अन्य पद या पदबंध आ जाएं तो उसे उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। एक बार ध्यान से समझिएगा, उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाएगी, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाएगा, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। लेकिन कभी कभी उसके साथ कोई अन्य पद भी या पदबंध भी जुड़े होते हैं, तो तब वहाँ पर हम कहते हैं कि यह उद्देश्य क्या है? विस्तार है। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर जो भी बातें कही गई हैं वो राधा के बारे में है। राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है
वह उद्देश्य है, और कर्ता ही क्या होता है आपका, उद्देश्य होता है। जिसके बारे में बात कही गई है वह क्या है, उद्देश्य। उसके अलावा जितना भी पार्ट आपका बचा होता है वह क्या कहलाता है, आपका विधेय कहलाता है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक आपका उद्देश्य और दूसरा आपका विधेय। जिसके बारे में कोई भी बात कही जाती है वह उद्देश्य कहलाता है। क्लियर है। और जो बात कही जा रही है, जो बात कही जा रही है वह क्या कहलाता है, आपका विधेय कहलाता है। और क्रिया भी विधेय का ही पार्ट होती है। नोट करिएगा इस बात को, क्रिया भी विधेय का ही पार्ट होती है। अब बात करते हैं कर्ता के विस्तार के बारे में। हमने कहा कि मेरा मित्र रजनीश देशभक्ति फिल्में अधिक देखता है, ये एक वाक्य है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, पहले हमको उद्देश्य पहचानना है, कर्ता पहचानना है। तो यहाँ पर रजनीश के बारे में बात हो रही है। मेरा मित्र रजनीश देशभक्ति फिल्में अधिक देखता है, रजनीश के बारे में यहाँ पर बात हुई, उद्देश्य हुआ। लेकिन उद्देश्य से ठीक पहले मेरा मित्र, ये अन्य पद या पदबंध यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, ये कर्ता का विस्तार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कर्ता का विस्तार। तो या तो कर्ता या कर्ता का विस्तार, ये सभी सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं आपका, ये सभी आप कहलाएंगे, ये सभी सम्मिलित रूप से आपके क्या कहलाएंगे, उद्देश्य। कर्ता और कर्ता का विस्तार, जिसके बारे में यहाँ पर रजनीश के बारे में बात हुई, और मेरा मित्र रजनीश, रजनीश कर्ता है, उद्देश्य है। और जो बातें उसके बारे में कही गई है वो क्या कहलाएंगे, आपका विधेय कहलाएंगी। क्लियर है। उम्मीद है आप लोगों को उद्देश्य और विधेय और कर्ता व कर्ता के विस्तार के बारे में समझ में आया होगा। तो उसी प्रकार से देख लेते हैं विधेय क्या होता है। उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है तो उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाएगा उसे क्या कहते हैं, आपका विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत आएगा आपकी क्रिया। हमने कहा था ना कि विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म या कर्म का विस्तार, या जो भी पूरक शब्द हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, वाक्य के आपके 6 तत्व होते हैं और वाक्य के 2 अंग होते हैं। 2 मुख्य अंग कौन कौन से हैं, एक अंग है आपका उद्देश्य, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, अर्थात क्रिया का कर्ता ही उद्देश्य होता है। परंतु यदि उद्देश्य के साथ साथ अन्य पद या पदबंध भी आ जाएं तो उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है उसको। क्लियर है। दूसरा, उद्देश्य के विषय में जो भी बात कही जाती है उसे विधेय कहा जाता है। और क्रिया भी और क्रिया का विस्तार भी, या कर्म और कर्म का विस्तार या पूरक शब्द आपके विधेय कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। आपके शुभम माइंड चेंजर यूट्यूब चैनल पर 1 जून से नया बैच ऑनलाइन शुरू किया जा रहा है। जितने भी आपके आसपास आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, जो भी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी और आपका बंदी रक्षक या उसके साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड, आगामी जितने भी यूके ट्रिपल एसएससी की परीक्षाएं हैं उनमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये उत्तराखंड और हिंदी का ऑनलाइन कोर्स है, जिसके अंतर्गत आपको 40 नंबर की जो आपकी उत्तराखंड होती है वो पढ़ाई जाएगी यूके ट्रिपल एसएससी के नवीनतम पैटर्न के आधार पर, और 20 नंबर की हिंदी का आपका सिलेबस होता है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि हम बात करें इस ऑनलाइन कोर्स की फ़ीस की, तो ये फ़ीस है आपकी मात्र 1999 रुपये। छोटी सी धनराशि लेकर के यहाँ पर हम आपको उत्तराखंड हिंदी का, जो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसी भी परीक्षा में, 60 नंबर का ये पोर्शन होता है जो यूके ट्रिपल एसएससी के नवीनतम पैटर्न के अनुसार
जिस प्रकार से आपके पेपर बन रहे हैं और कितना डीपली पूछा जा रहा है, उसके अनुसार ये कोर्स तैयार किया गया है। उत्तराखंड में जो बच्चे दूर दराज के इलाके में कोचिंग संस्थान वो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए कोर्स चलाया जा रहा है। कोर्स 4 से 5 माह तक चलेगा, इससे पहले ही बल्कि ये कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़कर हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे सिलेबस के अनुसार उत्तराखंड और हिंदी का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, किसी भी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक और अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट आपका वाक्य के बारे में। हम बात कर चुके थे विधेय के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य के किस प्रकार से हम भेद करते हैं, तो वाक्य के भेद हम दो आधार पर वाक्य के भेद करते हैं। पहला है संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। और दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद होते हैं। यदि हम बात करें कि वाक्य का विभाजन कितने आधार पर किया जाता है, तो 2 आधार पर वाक्य का विभाजन किया जाता है। नंबर 1 आपका होता है संरचना के आधार पर, इसमें वाक्य 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे अर्थ के आधार पर, इस पर वाक्य आपके 8 प्रकार से बांटे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, संरचना के आधार पर वाक्य। तो संरचना के आधार पर वाक्य 3 तरह के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 2 आधार पर वाक्य का विभाजन होता है, संरचना के आधार पर या आपका अर्थ के आधार पर। संरचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनको हम प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। और अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला जो इसमें होता है, पहला इसमें होता है आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य तो वो वाक्य है जिसमें केवल एक ही उद्देश्य होता है। हम उद्देश्य के बारे में आपको बता चुके हैं। जिसमें केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। क्योंकि वाक्य का जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है और क्रिया को हम क्या कहते हैं? हम विधेय कहते हैं। हम बात करें सरल वाक्य के बारे में, तो सरल वाक्य वो वाक्य कहलाएगा जिसमें केवल एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। तो जो उद्देश्य होता है वो आपका वाक्य का कर्ता होता है, तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में कर्ता आपका एक ही होगा। और जो क्रिया है वह विधेय का पार्ट होती है, तो वाक्य के अंतर्गत एक क्रिया होगी, तो वह सरल वाक्य कहलाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में आपके उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वाक्य में क्या होगा? आपका विधेय एक ही रहेगा, तो वो भी आपका सरल वाक्य ही कहलाता है। रिपीट कर देता हूँ, किसी वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर विधेय एक ही होगा, तो वह भी सरल वाक्य ही कहलाएगा। जैसे मनीष पुस्तक पढ़ता है। मनीष पुस्तक पढ़ता है। मनीष, यहाँ पर मनीष के बारे में बात हुई है। मनीष उद्देश्य है और कर्ता है, और पुस्तक पढ़ता है यहाँ पर क्या है आपका? ये आपका विधेय है। ये एक सरल वाक्य है, एक उद्देश्य और एक ही आपका विधेय या क्रिया। दूसरा है रवि फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर उद्देश्य आपका रवि और खेलना क्रिया है, ये पूरा पार्ट आपका विधेय कहलाता है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय यहाँ पर है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ लिखा गया है कि रमेश, राजेश और सुरेश क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर रमेश, राजेश और सुरेश, यहाँ पर 3 कर्ता हैं। कितने हैं? 3 कर्ता, या हम कर्ता को ही क्या कहते हैं?
उद्देश्य। लेकिन इन तीनों उद्देश्यों का एक ही विधेय है, क्या? क्रिकेट खेलते हैं। तो इस कंडीशन में जहां पर आपका एक से अधिक उद्देश्य या कर्ता हो, लेकिन उन तीनों उद्देश्य या कर्ता का केवल एक ही विधेय हो या क्रिया हो, तो वह भी आपका सरल वाक्य कहलाता है।